तो आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 33 से स्टार्ट। और यहाँ पर जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया गया है, विच इज़ 4 टाइप्स। तो ये जो है ना, आपने करनी है आपके क्वेश्चन के लिए या एमसीक्यूज के लिए। तो फर्स्ट है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जस्ट तो फर्स्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। द रिजल्ट ऑफ मार्केट रिसर्च इज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। और प्रोडक्ट डेफिनेशन में आता है, दिस इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन can be written by marketing about the desired product. It should answer the question, what is it? Next है functions list. This is a description of what the desired product should be capable of doing. It leads to the next type of specification. Next आता है cost. So it is a ballpark estimate as to what the desired product should cost to be competitive in the marketplace. अब next है फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस की बात हो रही है, जिसमें हमारे पास ये सब जो है ना, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन कंटेन्स एंड डिस्क्रिप्शन, कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ जो है ना आपने रीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है ना ये सब कुछ आ रहा है। नेक्स्ट है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस। तो लेटर यूज्ड एज द बेसिस फॉर टेस्ट प्लान्स and user documentation. Hardware design specifications generally contain some variant of the following components. तो ये जो है ना हार्डवेयर, इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, और ये जो है ना इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस हैं। इसी तरह से टेस्ट स्पेसिफिकेशंस में ये आ रहे हैं। और एनालिसिस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट नो रिपोर्ट फॉर्मेट इज़ परफेक्ट. Company documentation standard attempt to resolve the issue by prescribing a format into which all analysis report are poured. तो उसके बाद है टाइटल पेज। तो it should be designed with visual order in mind and abstract or condensation of entire reports focusing on the main issues. इनकी जो है ना ये फर्स्ट लाइंस, ये एमसीक्यूज के लिए आपने मस्ट करनी है। नेक्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट। क्या होता है? तो इट प्रोवाइड्स एन आउटलाइन ऑफ एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ रीडर्स who don't wish to read the entire report or flip through it looking for the section which contains. Next है list of samples, ये आपने करना है। और कंक्लूजन, ये सब कुछ जो है ना आपने रीड करना है। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 34, जिसमें आपके पास है राइटर्स ब्लॉक। तो ये क्या होता है? What we call the experience of getting stuck with while writing, lack of information. It is the result of poor research, lack of well-defined purpose. A poorly defined purpose for your communication will inevitably make writing more difficult and may block it altogether. Next है poorly analyzed audience, मतलब कि हमने जो है ना ऑडियंस सही से नहीं एनालाइज की, या लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इसमें आ जाता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, इसमें हमारे पास पंक्चुएशन प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और रीडेबिलिटी प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ जो है ना आपने रीड करना है। उसके बाद राइटिंग स्टाइल प्रॉब्लम्स, इसमें हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंसेस, 4 बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ये आपने करनी है। द प्रोग्रामर एस क्विट्स वी, इसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस एस वी ओ। नेक्स्ट है एस एल वी सी और एस वी आई ओ, ये जो है ना 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं। हाउ टू एडिट योर वर्क, इसको आपने रीड करना है। देन है ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक, द वर्क शुड हैव द ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक, ये आपने खैर तो ये जो है ना आपने ये पॉइंट आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। उसके बाद आता है राइटर स्टाइल। इफ़ यू विश टू सेल एन आइडिया और ए प्रोडक्ट देन द स्टाइल मस्ट बी परसुएसिव होना चाहिए आपका स्टाइल। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, इसको आपने रीड आउट करना है। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 35, जिसमें पैराग्राफ यूनिटी, मतलब कि जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं या कुछ भी आप राइट कर रहे हैं, उसमें जो है ना यूनिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक पैरे में कोई और बात हो रही है, नेक्स्ट में कोई और बात हो रही है। बात जो है ना रिलेट करनी चाहिए। टॉपिक सेंटेंसेस, ये भी जो है ना एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम बिकेम अ कीवर्ड इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स ड्यूरिंग दी 17th सेंचुरी। और बाकी जो है ना ये आपने रीड आउट करना है। उसके बाद है पैराग्राफ कोहेरेंस, उसमें होना चाहिए वीक वेरिएंट
लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन द हाउसिंग सेक्टर, ये जो है ना खैर आपने रीड करना है, ये आपकी जो है ना रीडेबिलिटी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इसमें भी वीक वेरिएंट, इम्प्रूव्ड वेरिएंट, ये सब कुछ आ रहा है। तो वीक वेरिएंट हम इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। रिड्यूसिंग ड्रैग इन एन एरोस्पेस व्हीकल इज एन इम्पोर्टेंट design consideration with financial and operational consequences. Poorly designed rocket fuselage can triple fuel and launch cost. Drag increases stress on key joints. This proposed project will develop a model to reduce aerodynamic drag on the RX 100. इसी तरह से जो है ना बाकी अपडेट करना चाहें, यहाँ पर कुछ खास मुझे तो नहीं लग रहा, तो इसको जो है ना मैं स्किप कर रही हूँ। इसी तरह से पैराग्राफ डेवलपमेंट, इसकी भी एग्जाम्पलिफिकेशन और एग्जाम्पल ये सब कुछ दिया गया है। और नरेशन ये आपने करनी है एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें से अगर आप ये कुछ नेम्स या फिर ये डेट्स करना चाहें तो इसको आपने देखना है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है, यूज डिस्क्रिप्टिव प्रपोज टू प्रोवाइड फिजिकल पिक्चर और ए फंक्शनल व्यू, ये सब कुछ आपने रीड करना है। देन एनालॉगी, इसको भी आपने करना है एक बार। कॉज एंड इफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने ज़रूर करना है। कॉज क्या, ENG 101 में ये चीज़ हो चुकी है। यहाँ पर आपको जो है ना इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जिसकी बात हो रही है ना उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है ना कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट होना चाहिए, इस तरह का ये कुछ डिस्कशन हो रही है। देन क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन, यूज क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन टू डेवलप मटेरियल बाय रिलेटिंग पार्ट्स टू होल्स, ये सब कुछ आपने एक बार रीड करना है। देन आता है डेफिनेशन, develop paragraphs by definition when you want to set working generalization that will help control and meaning and scope of important terms. Defining is an effective way of controlling the scope of terms. इस चीज़ को जो है ना आपने MCQs के लिए करना है। Then है by metallic components. These components are made up of two separate metallic units, each occupying a distinct position in the component. Biometal rods or wires, also called flared metal duo और dual metals, are made of dissimilar metals. तो ये इन कंपोनेंट्स को जो है ना आपने रीड करना है। उसके बाद एनालिसिस examines a subject by evaluating one of its aspect, weighting evidence and possible causal linkages. उसके बाद इनुमरेशन, इसको भी आपने रीड करना है। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 36, जिसमें हमारे पास है स्टैक मॉडिफायर्स एंड नाउन्स, अवॉइड यूजिंग लूज स्ट्रिंग्स ऑफ मॉडिफायर्स और नाउन्स। इसी तरह से वर्डिनेस, ये क्या होता है, इसको आपने करना है, पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, अननेसेसरी रिपीटेशन या फिर अननेसेसरी वर्ड्स या फ्रेज, इनको जो है ना आपने स्किप करना है। देन है सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, ये क्या होता है, मिसिंग ए ऑब्जेक्ट वर्ब और बोथ बट इज पंक्चुएटेड एज इफ इट वर ए कंप्लीट सेंटेंस। इसी तरह से कोमा सप्लाई से क्या होता है, नेवर लिंक टू इंडिपेंडेंट क्लासेस विद जस्ट ए कोमा, दिस इज नाउन एज कोमा सप्लाइज एरर। जैसे कि यहाँ पर है, यू कैन करेक्ट कोमा सप्लाइज एरर इन 4 वेज, तो ये जो है ना आपने 4 वेज रीड करना है। उसके बाद फ्यूज्ड सेंटेंसेस, ये कौन से होते हैं, डोंट अलाउ टू इंडिपेंडेंट क्लासेस टू रन टुगेदर विदाउट कंजंक्शन और पंक्चुएशन बिटवीन देम, दिस एरर प्रोड्यूस फ्यूज्ड एरर्स। ये जितने भी ये फ्यूज्ड एरर है, कोमा सप्लाइज, सेंटेंस फ्रेगमेंटेशन, ये अननेसेसरी रिपीटेशन, नॉर्मलाइजेशन एटसेट्रा, ये सब कुछ आपने जो है ना फाइनल के लिहाज से बहुत ही अच्छे से करना है लेक्चर नंबर 36 को। इसी तरह से ये एग्रीमेंट बिटवीन प्रोनाउंस एंड इट्स एंटीसीडेंट, ये सब कुछ जो है ना आपने रीड करना है। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 37, जिसमें हमारे पास 24 सेंटेंसेस, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, ये सब कुछ जो है ना आपने करना है। उसके बाद मॉडिफायर्स ऑफ नाउन, ये क्या होते हैं, इट शुड बी प्लेस्ड इधर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर द नाउन। नेक्स्ट है एडवर्ब मॉडिफायर्स, तो इट शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट दे मॉडिफाई। नेक्स्ट है डैंगलिंग मॉडिफायर्स, ये क्या होते हैं, ए मॉडिफायर हुज कनेक्शन टू द सेंटेंस इज implied और intended but not actually made explicit is said to dangle. Dangling modifiers detract from the clarity of your writing. Next है double negatives, तो ये कौन से होते हैं, use only one negative word to express a negative idea. In English, using two negative words to express one negative idea
create a positive rather than negative interpretation. Faulty comparison, ये कौन सा comparison होता है? तो comparing one item with another can be very powerful way to describe an object or a process. To make your comparison effective, however, you must maintain parallelism in your comparison. उसके बाद non parallelism comparison. When you construct a comparison, you must make two items being compared parallel in structure. Like he likes cricket and playing football. तो ये जो है ना एक इनकरेक्ट वे है, जबकि ही लाइक्स क्रिकेट एंड फुटबॉल, इस तरह से इसको मतलब हम बोलेंगे कि ये करेक्ट वे है. नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंपैरिजन. इनकम्प्लीट कंपैरिजन डिट्रैक्ट फ्रॉम द क्लैरिटी ऑफ योर राइटिंग. फॉर एग्जांपल, शोएब अख्तर इज ए बेटर प्लेयर. तो ये एक इनकरेक्ट वे है, जबकि अगर हम बोलें शोएब अख्तर इज ए बेटर प्लेयर देन ब्रेट ली, तो इस तरह का ये जो है ये एक करेक्ट वे है. ये सेंटेंसेस आपने एग्जांपल्स जो है ना आपने फाइनल के एमसीक्यूज के लिहाज से मस्ट करनी है. नेक्स्ट है इनअप्रोप्रिएट शिफ्ट. बी कंसिस्टेंट इन योर चॉइस ऑफ टेंस, मोड्स, person and voice. Shifting any of these categories without good reason will detract from the clarity of your writing. Inappropriate shift in tense, in mood, ये सब कुछ जो है ना रीड करना है आपने. उसके बाद है pronouns reference. Refers to the identification of a person, pronouns with its intended antecedent. Two common problems in a pronouns, ये खैर आपने रीड करना है. उसके बाद है unclear pronouns reference. ये क्या होता है? use a pronouns instead of a noun only if the connection of the intended antecedent of the pronouns is quite strong. नेक्स्ट है broad और unclear और broad, इन दोनों का जो है ना आपने डिफरेंस सीखना है. नेक्स्ट है pronouns case can appear in one of the three cases. इन थ्री केसेस को आपने रीड करना है. नेक्स्ट है ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोसेसिव. इनका तो आपको जो है ना पता ही होगा, आई, मी, माई, ये सब कुछ जो है ना आपने रीड करना है. नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 38, जिसमें हमें पंक्चुएशन का बताया गया है. पीरियड्स, कोमास, इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स, ये सब कुछ जो है ना आपको मतलब पता ही होगा पहले से. उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल लैंग्वेज. क्लियर राइटिंग कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक केयरफुली चूजन वर्ड्स, नोट एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल लैंग्वेज. उसके बाद वैग लैंग्वेज क्या होती है, ऑर्डिनेट लैंग्वेज, टेक्निकल टर्म्स, इन सब का जो है ना आपको डिफरेंस अच्छे से आना चाहिए. टेक्निकल टर्म्स आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल टेक्निकल एंड साइंटिफिक राइटिंग. ईच फील्ड यूजेस वोकैबुलरी कीपिंग ए वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट बाय मीन्स ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज. नेक्स्ट बायस्ड लैंग्वेज, ये भी जो है ना फाइनल के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पंक्चुएशन, ये वही ये सारे जो है ना आपने सैम्पल्स अच्छे से देखने हैं. उसके बाद इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स, यूज कॉमास टू सेट ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस, ये सब उसके बाद इसमें आता है. नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस. प्लेस ए कोमा आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी इंडिपेंडेंट क्लॉज, और यहाँ पर भी प्लेस ए कोमा आफ्टर ए ट्रांजिशनल वर्ड और फ्रेज दैट बिगिंस ए सेंटेंस. नेक्स्ट है एलिमेंट्स इन ए सीरीज. यूज ए कोमा टू सेपरेट आइटम्स इन ए सीरीज. लाइक हम कुछ भी लिख रहे होते हैं ना, काफ़ी सारे मतलब की चीज़ें जब साथ में, तो हम उनको सेपरेट करने के लिए बीच में कोमा का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट मॉडिफायर्स. यूज ए कोमा बिटवीन कोऑर्डिनेट मॉडिफायर्स. इस तरह से नॉन रिस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर्स यूज ए कोमा टू सेट ऑफ नॉन रिस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर्स. इस तरह अब है पैरेंथेसिस. यहाँ पर भी है जो है ना हम कोमा यूज़ करेंगे, यहाँ पर उसी की बात हो रही है. उसके बाद ये जो डेट्स दी हुई हैं और 212 केसेस, ये आपने करनी है एमसीक्यूज के लिए. उसके बाद है ओरल कम्युनिकेशन, इट में भी एक्सटेम्पोर और इम्प्रॉम्प्टू, ये भी फाइनल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दोनों ने मस्ट करनी है. नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 39, जिसमें कॉलम्स का बताया गया है. इसको आपने कंप्लीट रीड करना है. नेक्स्ट है एक्सप्रेस रेशो को जो है ना हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं टू सेपरेट यूनिट ऑफ टाइम. हम जो है ना इनको रेशो को यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट है सेमी कॉलन्स टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लास. मतलब कि सेमी कॉलन्स का यूज़ आपने ये करना है.
क्वेश्चन मार्क का इसी तरह से एक्सक्लेमेशन, अपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क्स, इन सब का जो है ना आपको यूज आना चाहिए। नेक्स्ट है टू लिंक कंपाउंड नाउन्स यूज ए हाइफन, जो है हाइफन का हम यूज करते हैं। इसी तरह से टू डिवाइड वर्ड्स, अवॉइडिंग डिवाइडिंग वर्ड्स, हाउएवर यूज हाइफन्स टू split words at the end of a line to prevent large spaces between words in justified text and noticeably uneven margins in unjustified text। उसके बाद नेक्स्ट है टू स्टैंड फॉर टू और थ्रो बिटवीन लेटर्स एंड नंबर्स, मतलब कि हम जो है ना यहाँ पर हाइफन्स का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से स्पेशलाइज्ड यूजेस, यहाँ पर भी जो हम हाइफन का यूज़ कर रहे हैं इनके बीच में। उसके बाद है सस्पेंडेड हाइफन्स। नेक्स्ट आता है डैशेस, यूज डैशेस sparingly to indicate abrupt shift in thought and to set off or emphasize appositional and parenthetical elements or interjections। Next है parenthesis, to enclose qualifying detail that is secondary importance to the main discussion। जैसे कि हम ब्रैकेट में कोई इंफॉर्मेशन जो है ना पुट आउट करते हैं उसकी बात करें। इसी तरह से ब्रैकेट भी टू सेट ऑफ एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस, योर कमेंट्स और करेक्शंस विद इन मटेरियल यू आर कोडिंग, मतलब कि इन सब के जो है ना ऊपर आपको यूजेस बताए गए हैं। देन आपके पास कैपिटलाइजेशन आता है कि ये जो है ना हम इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं। देन रूल्स फॉर कैपिटलाइजिंग मल्टीपल वर्ड टाइटल्स एंड प्रॉपर नेम्स, ये सब कुछ जो है ना आपने देखना है। उसके बाद फॉरेन वर्ड्स क्या होते हैं। एंड देन आपके पास एम्फेसिस, एब्रीविएशंस, ये जो है ना बहुत ही ईजी सी टर्म्स हैं जो आपने जो है ना मस्ट करनी है फाइनल के लिहाज से, इम्पोर्टेंट भी हैं और इजी भी। और ये सब कुछ स्टैंड फॉर आपके सॉरी ये सारे जो स्टैंड फॉर हैं ये आपने करने हैं। देन नंबर्स को जो है ना हम इस तरह से मतलब करते हैं राइट, यहाँ पर उसका बताया गया है। तो ब्रिटिश एंड अमेरिकन फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स form integers of 2 or 4 digits without any punctuation or spacing। तो इस तरह से, और यूज़ द पीरियड, मतलब कि हम डॉट्स का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो है ना कोमा का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से यूरोपियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पर इसी तरह से हम कोमा का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर विदाउट एनी पंक्चुएशन या स्पेसिंग। नेक्स्ट है इनुमिरेशन in reports and other documents to identify sequences of chapters, sections, page numbers, figures and tables etc। नेक्स्ट है पेजिनेशन, मतलब कि इस तरह की जो नंबरिंग की भी होती है। देन आता है टेबल्स एंड फिगर्स, नंबर टेबल्स एंड फिगर्स सिक्वेंशली एज टेबल 1, टेबल 2, इस तरह से जो है ना। देन 5.1, 5.1, इस तरह की जो है ना नंबरिंग की होती है। यूज सिंबल कंसिस्टेंटली एंड इन कीपिंग विद द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ योर डिसिप्लिन, ये खैर आपने रीड करना है। उसके बाद इक्वेशंस, अनलेस यू आर फॉलोइंग ए स्टाइल गाइड द स्पेसिफाइज अदरवाइज ऑब्जर्वर द फॉलोइंग कन्वेंशंस, इस तरह की जो होती हैं इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद स्पेलिंग, ऑलवेज प्रूफ रीड योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम मिस स्पेलिंग, ये एक MCQs है। देन उसके बाद आता है इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश स्पेलिंग, इसमें आपके पास है डेस्क डिक्शनरीज। उसके बाद है अनएब्रिज्ड डिक्शनरीज, ESL और टेक्निकल डिक्शनरीज इसमें आते हैं। तो मिलते हैं लास्ट लेक्चर्स में। अल्लाह हाफिज़।